देखो बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वास्तविक संख्याएं। और ये बुक एनसीईआरटी है। इसका फ्रंट देख लो, इस तरीके का होता है। और ये जो बुक है, ये जो 2023-24 के लिए नया सिलेबस बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, उस पर बेस्ड बुक है। जिन बच्चों के पास ये 2023-24 के लिए जो नई बुक छपी है वो बुक होगी, उससे ये मैच करेगा। और अब आगे से जो 2024 में एग्ज़ाम होगा वो इसी सिलेबस पर होगा, क्योंकि बोर्ड ने इसे लागू कर दिया है और बुक भी छप गई है, मार्केट में भी आ गई है। तो आप लोग देख करके ये बुक ले लें जो नई वाली है, क्योंकि जो पुरानी बुक थी उसमें से बहुत सारी चीज़ें कट गई हैं और नई बुक में बहुत कम चीज़ें बची हैं पहले की तुलना में। तो इसलिए इसी बुक से हम शुरू कर रहे हैं। और पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। ये जो वास्तविक संख्याएं हैं, इसमें कई प्रकार की संख्याएं सम्मिलित होती हैं। तो हम इस वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले और इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा संख्याओं के बारे में शुरू से जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये हमने लिख रखा है एक एक करके संख्याओं के जितने भी प्रकार हैं उन सबको। ये क्लास 10th चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है। और सबसे पहले हम जानेंगे संख्या पद्धति क्या होती है। संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है। ये आपको कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, बस मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं शुरू से चल रहा हूँ, ताकि अगर इससे पहले आप कुछ भी नहीं जानते हैं संख्याओं के बारे में, तब भी आप इस चैप्टर को आसानी से समझ सकें। संख्याओं के प्रकार में जो पहली संख्या है वो है प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या से हमारा मतलब होता है कि प्रकृति में पाई जाने वाली संख्याएँ। प्रकृति में पाई जाने वाली संख्याएँ अर्थात गिनती में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। गिनती में उपयोग करने का मतलब है कि जब कभी किसी भी चीज़ की हम गिनती स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एक से। तो जो प्राकृतिक संख्या होती है वो एक से स्टार्ट होती है। ठीक है। देखिए, जो प्राकृतिक संख्या है वो एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6, और जहाँ तक आप गिनना चाहें, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, वहाँ तक आप गिनते चले जाइए अनंत तक। अनंत कहने का मतलब है जिस चीज़ की कोई सीमा नहीं होती है उसे कहते हैं अनंत, कि उसका अंत कहीं नहीं हो रहा है। तो जहाँ तक आप गिनना चाहते हैं गिनते चले जाइए। ये सब क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएँ। इसमें खास बात ये होती है कि शुरू 1 से होती है और 1 2 3 4 5 आगे आप जहाँ तक जा सकते हैं जाइए, लेकिन इसकी जो पहली संख्या होगी वो 1 होगी और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वो 1 होगी। तो ये है प्राकृतिक संख्या। दूसरे नंबर पर हमारा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या में केवल इतना बदलता है प्राकृतिक संख्या से कि देखिए, जैसे प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 है, तो पूर्ण संख्या जो होती है, अगर ये जो प्राकृतिक संख्या उसमें 0 सम्मिलित कर लिया जाए। देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 था और यहाँ जो पूर्ण संख्या है उसमें 0 बढ़ा लिया गया है। जब प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह है, अगर इसमें 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो जो प्राप्त समूह होता है उसे हम पूर्ण संख्याओं का समूह कहते हैं। ये लिखा है, प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लेने पर यह पूर्ण संख्या बन जाती है। तो देखिए, इसमें हमने 1 के आगे 0 लिख दिया है, 0 1 2 3 4 5 6, और इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाइए जहाँ तक आप जाना चाहते हैं, लाख 10 लाख तक, करोड़ तक। तो ये सब क्या होगी? पूर्ण संख्याएं होंगी। बस इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो शुरुआत होती है पूर्ण संख्या की वो 0 से होती है, और पहली पूर्ण संख्या इसलिए 0 है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। ठीक है। उसके बाद आता है पूर्णांक। अब पूर्णांक जो है ये 3 प्रकार से आप कह सकते हैं, 3 प्रकार की संख्याएं इसमें हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पूर्णांक से हमारा मतलब है कि जो संख्या होगी वो पूरा पूरा अंक होगी,
पूर्ण रूप से होगी। इससे पहले भी जो आपने पढ़ा है वो भी पूर्ण संख्या, पूरी संख्या ही थी, दशमलव में कोई संख्या नहीं थी। ये भी पूरी संख्या होगी। इसमें अंतर ये आएगा ऊपर वाली संख्याओं से कि देखिए ऊपर जो हमने पूर्ण संख्या में पढ़ा है उसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से आगे बढ़ना था। जो प्राकृतिक संख्या पढ़ा उसमें 1 से शुरू हो रहा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे बढ़ना था। इसमें ऊपर की प्राकृतिक संख्या भी सम्मिलित है, पूर्ण संख्या भी सम्मिलित है, और साथ में जो ऋणात्मक संख्या है वो भी आ गई है, -1, -2, -3। इस तरीके से आप इधर बढ़ते जाइए, -4, -5, -6 जहाँ तक आप जाना चाहते हैं, माइनस अनंत तक इधर चले जाइए और इधर भी अनंत तक बढ़ते हुए चले जाइए जहाँ तक आप जाना चाहते हैं। बस संख्या पूर्ण होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। तो इसे हम कहेंगे पूर्णांक कि ये श्रेणी बन जाती है। और इसमें ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो के जो दाएं साइड में लिखे हुए हैं ये धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, और जीरो के बाएं साइड में जो है वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। जीरो उदासीन होता है, ना ही ये धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमने देखा उसमें ऊपर जो प्राकृतिक संख्या, फिर पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक। तो जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जा रहे हैं ये हम देख रहे हैं कि ऊपर की जो संख्याएं हैं वो उसमें सम्मिलित रहती हैं, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ से स्टार्ट, ये कह लीजिए कि प्राकृतिक संख्या थी, वो भी इसमें है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये पूर्ण संख्या थी तो ये भी इसमें है। इसमें बढ़ा क्या है, -1, -2, -3, ये ऋणात्मक पूर्ण संख्याएँ या पूर्णांक कह सकते हैं, इसमें जुड़ गया है। अब यहाँ तक हो जाने के बाद में हम आगे पढ़ेंगे परमेय संख्या। देखते हैं परमेय संख्या क्या होता है। देखिए ये जो परमेय संख्या है इसे इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, और परमेय संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें। ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परमेय संख्या कहते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q ≠ 0। देखिए इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी संख्या हो जिसे बटे के रूप में P/Q के रूप में लिखा जा सके वो परमेय संख्या कहलाती है। बस एक शर्त है यहाँ पर कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, Q का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए? अगर हम Q का मान 0 ले लेंगे तो बटे के नीचे 0 आ जाएगा, और किसी भी संख्या को जब हम 0 से भाग देते हैं तो वो अनंत आ जाता है, अर्थात अपरिभाषित रहता है। हमें ये नहीं पता है कि किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर क्या आएगा। जो आएगा वो आता ही रहेगा, जो चाहे वो लाते रहिए, कभी ख़त्म नहीं होता है। तो इसलिए बटे के नीचे 0 कभी नहीं लिखना है आपको, बाकी बटे के नीचे कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए लिख दिया जाता है कि Q ≠ 0, अर्थात Q का मान 0 नहीं हो सकता और कोई भी पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक मैं आप लोगों को आगे बता चुका हूँ ऊपर कि पूर्णांक का मतलब है यहाँ पर 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और -1, -2, -3 ये सब पूर्णांक हैं। ठीक है, यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं इसके, जैसे 3/4, 5/12, 1, -3। देखिए यहाँ पर बटे में नहीं लिखा है, और ये -3 भी बटे में नहीं लिखा है, 0 भी नहीं लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके नीचे आप बटा खींच के 1 लिख सकते हैं। बटा 1 कर दीजिए इसके नीचे, इसके भी नीचे बटा 1 लिख दीजिए, इसके भी नीचे बटा 1 लिख दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और ये बटे में भी आ जाएगा। तो ये परमेय संख्या है। चाहे कोई संख्या इस तरीके से बटे में लिखी हो, चाहे कोई एक ही संख्या लिखी हो, वो भी परमेय संख्या है। 0 भी परमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं। किसी भी परमेय संख्या में बटे के ऊपर 0 रहेगा तो वो परमेय संख्या होगी। 0 बटे के नीचे नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ P का मान 0 हो सकता है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये √4 है, इसका आप वर्गमूल निकाल लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये भी आपका परमेय संख्या हो जाएगा। ये √25 है, इसका भी अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये भी परमेय संख्या है। ये जो दशमलव में संख्याएं हैं 3.4, 0.333, इसे भी हम बटे में लिख सकते हैं, तो इसलिए ये भी परमेय संख्या है। और ये जो √ में संख्या है ये इसका वर्गमूल निकल सकता है, इसका वर्गमूल कोई पूर्णांक है होगा, जैसे इसका √25 है तो इसका वर्गमूल 5 होगा और इसका 2 होगा, तो ये √ से बाहर निकल करके एक धनात्मक पूर्णांक हमें मिल जाएगा, तो वो भी एक परमेय संख्या ही है।
अब आगे देखते हैं, उसके बाद अब समझेंगे अपरमय संख्या, इसके बाद समझेंगे। देखिए चलिए अपरमय संख्या देखते हैं। देखिए परमय, उसके बाद अपरमय। अपरमय संख्या को इर्रेशनल नंबर कहते हैं, और ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें अपरमय संख्या कहते हैं। देखिए परमय जो थी उसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता था, और अपरमय जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और p और q क्या है? पूर्णांक है। यहाँ पर फिर से वही पूर्णांक आप लोग जान चुके हैं। पूर्णांक का मतलब कोई भी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूरी संख्या होनी चाहिए। माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ जिसे p बटा q के रूप में ना लिखा जा सके उसे अपरमय कहेंगे। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिन्हें p बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं? p बटा q के रूप में नहीं लिख सकने का मतलब है कि बटे के ऊपर भी पूर्ण संख्या और बटे के नीचे भी पूर्ण संख्या, ऐसी स्थिति हमें नहीं मिलेगी कभी। जैसे ये अंडर रूट 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हमें इसका वर्गमूल निकालना है। अंडर रूट 2 है तो 2 का हमें वर्गमूल चाहिए। तो 2 का वर्गमूल जो हम निकालेंगे वो दशमलव में आएगा, और दशमलव में ऐसी संख्या आएगी जो दशमलव के बाद कभी ख़त्म नहीं होगी और ना ही उसका रिपीटेशन होगा, मतलब ना वो रिपीट होगी। ये चाहे अंडर रूट 2 ले लीजिए, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 13, अंडर रूट 7 भी ले सकते हैं आप, 11 भी ले सकते हैं। फिर पाई है, तो पाई भी अपरमय संख्या है। अब अगर आप लोग पीछे पढ़े होंगे तो ये जानते हैं पाई का मान अक्सर जब आप मेंसुरेशन में पढ़े होंगे, जहाँ कहीं भी पढ़ा होगा, तो वहाँ पाई का मान 22/7 इस्तेमाल अगर कहीं किया है आपने, तो वो जो 22/7 लिखा रहता है वो इसका वास्तविक मान नहीं होता है। वो एग्जैक्ट जो होता है इसका मान वो दशमलव में आता है, और वो कभी ख़त्म नहीं होता है और ना ही रिपीट होता है। वो उसका लगभग मान लिख दिया जाता है ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो, इसलिए हम 22/7 लेकर के चलते हैं। इसका जो वास्तव में मान है वो दशमलव में है, और इस प्रकार से होता है कि वो कभी ख़त्म नहीं होता और ना ही रिपीट होता है। जैसे यहाँ एक संख्या हमने दशमलव की भी लिखी है, 1.217130। देखिए दशमलव के बाद जो संख्याएँ हैं वो 2 1 7 1 आया, फिर 3 आ गया, 0 आया, 1 आया, फिर 0 0 आ गया, फिर 1 आ गया। तो दशमलव के बाद ये ख़त्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं दशमलव की, वो अपरमय संख्या होती हैं। हाँ, अगर दशमलव के बाद की संख्या रिपीट हो रही हो, जैसे यहाँ 2 आ गया, 1 आ गया, फिर 2 1 2 1 2 1 यही आते रहे, या 2 2 2 2 2 ऐसे ही आते रहे, रिपीट हो रही हो, तब तो उसे हम बटे में लिख सकते हैं p बटा q के रूप में। लेकिन अगर दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है तो हम उसे बटे में नहीं लिख सकते हैं p बटा q के रूप में। ओके, अच्छा, अब यहाँ तक जानने के बाद अब हम जानेंगे वास्तविक संख्या, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है अब देखते हैं। परमय और अपरमय संख्याओं के सम्मिलित समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा परमय संख्या और फिर उसके बाद पढ़ा अपरमय संख्या। तो परमय में जो संख्याएं होती हैं उसमें प्राकृतिक संख्या भी होती है और पूर्ण संख्या भी होती है और पूर्णांक भी होता है। और जो अपरमय संख्या होती है वो उन सबसे अलग होती है। उसमें न प्राकृतिक संख्या होती है, न पूर्ण संख्या होती है, न पूर्णांक होता है। ये अलग होता है उन सब से। तो जब हम परमय और अपरमय संख्याओं के जो समूह हैं उनको मिला करके एक साथ लिखते हैं, दोनों को जब मिला देते हैं तो उससे जो हमें नया समूह प्राप्त होता है वो वास्तविक संख्याओं का समूह होता है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने लिखा है 3/5, ये एक परमय संख्या है। 1/4 ये भी परमय संख्या है। 0 ये भी परमय संख्या है। -5 ये भी परमय संख्या है। 3 ये भी परमय संख्या है। √3 ये अपरमय संख्या है। 3.4 ये परमय संख्या है, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, इसे हम बटे में लिख सकते हैं। 1.333 देखिए दशमलव के बाद रिपीट हो रहा है, मतलब इसे हम बटे में लिख सकते हैं। लेकिन एक संख्या हमने यहाँ पर लिखा है 0.01 001 0001। देखिए यहाँ दशमलव के बाद जो संख्याएं आ रही हैं वो रिपीट नहीं हो रही हैं। रिपीट होने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर 0 1 आया तो उसके बाद 1 0 फिर 1 आ जाए, फिर 1 0 फिर 1 आ जाए।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि 0 1 आया, फिर 0 0 1 आ गया, फिर 0 0 0 1 आ गया। तो यहाँ पर कोई संख्याओं का कोई समूह रिपीट नहीं होता दिख रहा है, जैसे यहाँ 3 3 आ रहा है, तो ये अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पर 2 हमने अपरमेय संख्या लिख दी है, एक ये और एक ये, बाकी ये परमेय संख्याएं हैं। तो मतलब ये हुआ कि वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनमें परमेय और अपरमेय संख्याएं सम्मिलित होती हैं। उसके बाद आता है अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। देखिए, वास्तविक संख्याओं के बारे में एक बात और बताते हैं आप लोगों को। यहाँ जितनी संख्याएं आप देखेंगे, पढ़ेंगे हाई स्कूल में 10th तक, वो सब आप लोगों को वास्तविक संख्याओं के बारे में ही पढ़ेंगे, दूसरी संख्या नहीं होगी। दूसरी एक जो संख्या है वो है काल्पनिक संख्या, जो वास्तविक नहीं होती है। और काल्पनिक का मतलब होता है, ये देखिए एग्जाम्पल लिखा है हमने कि कहीं अंडर रूट के अंदर आपको अगर कोई संख्या माइनस में लिखी हुई दिख रही है, जैसे यहाँ अंडर रूट -2, अंडर रूट -3 या अंडर रूट -4, अंडर रूट -12, अगर ऐसे कहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये काल्पनिक संख्या है। और यहाँ आपको इसका मान नहीं पता है कि ये रूट से बाहर कितना होगा निकल करके। इसका हल हमें मिलेगा, लेकिन ये 10 में नहीं है, ये 11 में जब आप लोग गणित अगर पढ़ेंगे तो वहाँ जब आप पहुँचेंगे तो आप इसके बारे में जानेंगे कि इसको हम कैसे हल करते हैं। तो इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि अब संख्याओं के प्रकार में है तो बता दिया। इसके बाद में हम कुछ और संख्याओं को जान लेते हैं जो छोटी क्लासों में आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं कि वहाँ नहीं समझ पाते हैं, तो एक बार फिर से हम बता देते हैं, आगे ज़रूरत कहीं पड़ सकती है। जैसे सम संख्याएँ। सम संख्याएँ क्या होती हैं? इवन नंबर। ये वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 इस तरीके से 30 40 ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी कट जाएं, वो सब संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। इसके बाद विषम संख्या। विषम उसका उल्टा है, जो 2 से न कटे। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13। अगर आप 2 का पहाड़ा पढ़ें तो 2 के पहाड़े में कोई भी संख्या नहीं आएगी, अर्थात ये 2 से नहीं कट रही हैं, 2 से विभाजित नहीं हो रही हैं। तो जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या, और जो संख्या 2 से विभाजित ना हो वो विषम संख्या। इसके बाद 1 2 और हैं, उसे देख लेते हैं। इसे है भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होती है? देखिए, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित हों उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 10 16 18 ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। हमने कुछ लिखा है कि जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से कट रही हैं। जैसे देखिए 4 लिखा हुआ है, अगर आप 1 का पहाड़ा पढ़ें तो 1 चौक 4, ये 1 से कट जाएगा। अगर आप 4 का पहाड़ा पढ़ें तो 4 एकम 4, ये 4 से भी कट जाएगा। इसके अलावा भी एक संख्या है 2, जिसका आप पहाड़ा पढ़ें तो 4 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 से भी कट रहा है। ये देखिए 6 लिखा हुआ है, 6 1 से तो कट ही जाएगा। 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 छक्का 6, और 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 एकम 6, तो 6 और 1 से कट रहा है। इसके अलावा 2 और 3, 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनके पहाड़े में आ रहे। 2 का पहाड़ा पढ़िए तो 2 तियाँ 6, 3 का पहाड़ा पढ़िए तो 3 दूना 6। इसी प्रकार 8 है, जो एक और खुद के अलावा दूसरी संख्या 4 से और 2 से भी ये विभाजित हो रही है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। और इस प्रकार आगे आप बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारी संख्याएं आपको मिलेंगी जो भाज्य होंगी। और इसके बाद अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या देख लीजिए, भाज्य का ये उल्टा होगा। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19, आगे इसी प्रकार बढ़ते जाइए तो और 23 मिल जाएगा, 29 31। देखिए, जो संख्या एक से और खुद से विभाजित होने के साथ अलावा, जो संख्या एक से और खुद से विभाजित होने के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, अर्थात किसी और संख्या के पहाड़े पढ़ने में वो ना आए, तो उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2, ये 2 केवल 1 के पहाड़े में आएगा, 1 दूनी 2, और 2 के पहाड़े में आएगा 2 एकम 2। इसी प्रकार देखिए यहाँ जैसे सभी संख्या जो जैसे 13 लिखा हुआ है, तो 13 को अगर आपको काटना है तो 1 का पहाड़ा पढ़िए 1 3 13, और फिर 13 का पहाड़ा पढ़िए 13 एकम 13। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका पहाड़ा पढ़ें और 13 आ जाए,
या कोई ऐसी संख्या नहीं जिसका आप पहाड़ा पढ़ें 19 आ जाए या 17 आ जाए, ये खुद से ही कटेंगी और 1 से कटेंगी। तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक और बचा हुआ, ये भी देख लीजिए, सह-अभाज्य संख्या। ये जो सह-अभाज्य संख्या है इसे इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। और सह-अभाज्य संख्या का मतलब होता है दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे यहाँ पर 3, 4 लिखा हुआ है। अब 3 और 4 अगर हम 1 का पहाड़ा पढ़ें तो 1 तिया 3 और 1 चौक 4। 5 और 7 लिखा हुआ है, 1 का पहाड़ा पढ़िए, 1 पंचे 5, 1 सत्ते 7। 1 के अलावा कोई दूसरी ऐसी संख्या नहीं है, इनके कोई दूसरी ऐसी संख्या नहीं है जिसका पहाड़ा पढ़ने पर ये दोनों आ जाए। जैसे 5 और 7 दोनों आ जाए। या यहाँ पर 2, 9 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 1 के अलावा कोई और ऐसी संख्या नहीं है जिसका हम पहाड़ा पढ़ें जिसमें 2 भी आ जाए और 9 भी आ जाए। अगर हम 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 2 × 2 तो आ जाएगा, लेकिन 2 के पहाड़ा में 9 नहीं आएगा। इसी प्रकार ये जो 3, 4 लिखा है, यहाँ पर आप 1 के अलावा कोई दूसरी ऐसी संख्या नहीं पाएंगे जिसका पहाड़ा पढ़ने पर 3 और 4 दोनों उसके पहाड़े में आते हों। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे नंबर हो सकते हैं आगे। तो ये 2-3 हमने लिख दिया है समझने के लिए। अगर आप ये संख्याओं को जो प्रकार हमने बताया, अगर आप लोग इतना समझ लेते हैं और नोट्स कर लेते हैं तो फिर ये संख्याओं के प्रकार में फिर आगे आपको संख्या पद्धति में कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जितना यहाँ ज़रूरत है वो हमने बता दिया है। तो इसमें यहाँ तक हो गया। अब हम आगे के वीडियो में आप लोगों को जो मेन चैप्टर है ये गणित का वास्तविक संख्याएं, इसको हम स्टार्ट करेंगे। और जो पहला टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, उसे हम पढ़ाएंगे और उदाहरण भी समझाएंगे इसका। ओके।